कक्षा 10वीं भैया ध्यान दें, आपका जो पाठ चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक पाठ का नाम था ना। इसमें प्रश्नावली 3.3 आपको बताई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट भी हमने आपको युगपत समीकरणों में बना करके कहा था कि आप इसे जो है हल कर लीजिएगा। ठीक है, विधि क्या थी? प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि आप रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। समस्याएं लिखी हुई हैं, उनसे रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर आप युग्म बना करके क्या करेंगे? आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। अब आप देखिए अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, किताब देखिए। किताब में जब आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, आपको याद होगा कि प्रश्न को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद पढ़ करके समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण बन जाए तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ आज जो दिए गए हैं प्रश्न, उनमें से कुछ का हम युगपत समीकरण बना देते हैं। ठीक है, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना देते हैं और शेष अर्थात प्रतिस्थापन से समीकरणों को आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, काम आपको करना है निरंतर, रोजाना। देखिए लिखा है दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में। कॉपी में देखिए लिखा गया है तीसरे का सेकंड, क्या कहा गया? दो संपूरक कोणों में। तो हमको संपूरक कोण पहले मालूम होना चाहिए। अब संपूरक कोण होते क्या हैं? ठीक है, संपूरक कोण आपने पढ़ा होगा ना कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने ना कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश संपूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश है कोटिपूरक कोण कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। कोटिपूरक या पूरक कहिए। ठीक, तो कोटिपूरक या पूरक में योग 90 होना चाहिए, संपूरक में 180 होना चाहिए। लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, भैया दो कोण है, एक बड़ा है एक छोटा है, लिख देंगे माना बड़ा कोण, क्या मानेंगे आप? x। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है? अंश में लिखते नहीं लिखते आप? कोण का मात्रक उसे रेडियन भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अंश में लिखना है। ठीक, कोण का मात्रक रेडियन होता है, याद रहे। और अंश में भी लिखा जाता है कोण। तो बड़ा कोण x माना, छोटा कोण क्या मानेंगे? y। तो हमने दो कोण मान लिए भैया, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो याद रहे प्रश्न में लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि संपूरक कोण की बात की गई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x + y = 180। एक समीकरण तो आपका ये बन गया सीधा सीधा, क्योंकि संपूरक है दोनों कोण, अर्थात दोनों कोणों का योगफल 180 है, तो एक समीकरण बन गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात 18 अंश अधिक है। तो प्रश्न क्या लिखा गया है? बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या है आपका प्रश्नानुसार? ठीक है, लिख देना इसको। बड़ा कोण क्या है आपका? x। छोटा कोण क्या है आपका? y। तो बड़ा कोण अर्थात x छोटे कोण से 18 डिग्री क्या ये वाला अधिक है। अगर ये अधिक है तो 18 हम इसमें जोड़ दें तो अब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार इससे x - y बराबर क्या प्राप्त हो गया? 18। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब आप जानते भैया कि समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा ये। इन दोनों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लीजिएगा। ये आपको सेकंड नंबर आगे पूरा करना है स्वयं। ठीक है, ये कार्य है आपके लिए। थर्ड नंबर देखिए।
थर्ड नंबर दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें रुपए 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको मानना पड़ेगा कि प्रत्येक बल्ला अर्थात एक बल्ला का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। ये लिख दीजिए, आप लिख लीजिए। माना एक बल्ले, पहले बल्ले की बात की गई है, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य क्या लिखेंगे आप, रुपए x। एक किसका, गेंद का मूल्य रुपए y। ये आपने मान लिया। अब लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, ठीक। कितने बल्ले, 7 बल्ले। भैया एक बल्ले का मूल्य है x रुपए, तो 7 बल्ले का क्या होगा, 7x रुपए, ठीक है। 7 बल्ले का मूल्य कितना हो गया, 7x रुपए। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y रुपए। तो कुल मिलाकर के 7 बल्ले 7x रुपए के मिले और 6 गेंदे 6y रुपए की मिल गई, ठीक है। तो कुल रुपया जोड़ दिया, तो जोड़ क्या आना चाहिए, 3,800। बन गया समीकरण फर्स्ट, ठीक। तो इसी प्रकार फिर पढ़ेंगे आगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है 3 बल्ले, कै बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे अर्थात 3x और धन 5y। कितने रुपए हो गए कुल, 1,750। देखिए तो क्या लिखेंगे, 3x धन 5y बराबर 1,750। ये लीजिए समीकरण सेकंड बन गया। तो आपने देखा, हमने पढ़ करके 2 समीकरण बना दिए। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालना है। लेकिन जब आप उत्तर में लिखोगे, है ना, जैसे मान लीजिए x का मान 10 आ गया, तो 10 रुपये हुआ ना एक बल्ले का मूल्य, तो 10 रुपये लिख देना। अच्छा, एक बल्ले का मूल्य 10 रुपये और एक गेंद का मूल्य जो आ जाए आपका x और y के मान, ठीक। इसी प्रकार ऊपर वाले क्वेश्चन में सेकंड नंबर में, उसमें भी जो भी मान लिखिएगा अंश में लिखिएगा, ठीक है ना। बड़ा कोण जो आए इतने अंश, छोटा कोण जो आए इतने अंश, ठीक है। इस प्रकार आपका थर्ड पार्ट भी आपको पूरा करना है। अब आप देखिए कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट आपका है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कितनी यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आप जान रहे हो कि हमें क्या निकालना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो लिख दोगे माना नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये, ठीक है। अब रुपये लिख दें आगे, क्या पहले लिख दो। तो नियत भाड़ा क्या है, 100 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, ठीक है। उसे रुपये पहले लिखा जाता है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये तो आपने मान लिया। जाना कितनी दूर है, पहले लिखा है 10 किलोमीटर दूरी जाना है, तो भाड़ा कितना हो गया कुल 105। तो आप इस प्रश्न को समझिए पहले कि मान लीजिए हमको इस स्थान से इस स्थान को जाना है, ठीक है ना। अब ये दूरी कितनी है, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ गए तो हम कितनी दूरी गए, 10 किलोमीटर गए। लेकिन प्रश्न ने ये भी कहा है कि एक टैक्सी वाला है, वो ये कह रहा है कि भैया आपको नियत भाड़ा अर्थात x रुपये देना ही पड़ेगा, ठीक। आप चाहे जहाँ उतरिए आपको x रुपये देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी दूर जाओगे तब भी आपको x रुपये देना पड़ेगा। यदि आप 1 किलोमीटर यात्रा कर लिए तो y रुपया उसमें और जुड़ जाएगा।
2 किलोमीटर यात्रा कर लिए तो 2 वाई रुपये जुड़ जाएगा। 3 किलोमीटर यात्रा कर लिए तो 3 वाई रुपये जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा क्या है, वाई रुपये। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई। अब आपको यक्स तो देना पड़ेगा आपको, यदि आप उसमें बैठ लिया टैक्सी में तो आपको यक्स रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अतिरिक्त है, अगर इतना तो आपको देना। अगर आप बैठ गए थोड़ी देर में उतर गए, ठीक है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इतना भाड़ा आपको 100 रुपये देना है। प्रति किलोमीटर जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे वाई रुपया आपको बढ़ता जाएगा प्रति किलोमीटर का। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि हम यहाँ से यहाँ गए कै किलोमीटर गए भैया, 10 किलोमीटर गए, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का वाई रुपये, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपये, और एक्स आपको देना ही पड़ेगा नियत भाड़ा। तो प्रश्नानुसार एक्स देना, ठीक है, और 10 किलोमीटर आप गए तो 10 वाई रुपये और देना पड़ेगा। तो कुल कितने रुपए हो गए भाई, 100 रुपये तो देना है, और 10 किलोमीटर आप गए तो 10 वाई रुपये और देना है। तो कुल कितने रुपए हो गए, 105 रुपये। भैया समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, एक्स देना ही है। अब आगे कितना प्रश्न में लिखा गया, आप गए 15 किलोमीटर, कितना गए 15 किलोमीटर, तो कितना भाड़ा लगा 155 रुपये। एक्स देना है तो भैया 15 वाई लिख दी, 1 किलोमीटर का वाई रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई रुपये, एक्स आपको देना है। ठीक है, चूँकि ये नियत भाड़ा ही है, तो ये बन गया कौन सा, सेकंड समीकरण। जिस प्रकार आपने देखा चौथे भाग का भी हमने समीकरण बना दिया। ठीक है, इन समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकाल लीजिए प्रतिस्थापन विधि से, और जब आप उत्तर लिखिएगा तो लिख दीजिएगा नियत भाड़ा इतने रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा इतने रुपए। लेकिन आपसे एक पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कितना यात्रा करना, 25 किलोमीटर। तो आप जान रहे हो, जैसे मान लीजिए एक्स का मान 5 रुपया आ गया और वाई का मान 10 रुपया आ गया, है ना। आप निकालोगे इससे, इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान निकालोगे। चलिए एक्स का मान हमने 5 रुपये निकाल दिया, वाई का मान 10 रुपया निकाल दिया हमने। हमको कितनी दूर जाना है, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो 25 किलोमीटर का मतलब 25 धाम 250 रुपया तो आपको देना है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर का 10 रुपया है। गए आप 25 किलोमीटर तो 25 धाम में 250 रुपये हो गए आपके। अब आपको ये 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये नियत भाड़ा है, तो 5 जोड़ देंगे तो कितने हो गए कुल मिलाकर के 255 रुपये। ठीक है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, 255 रुपये। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा गया है। एक्स वाई के मान निकालना तो है ही आपको, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो याद करना ही है। अब अंत में यही बताना है 25 किलोमीटर दूरी जाने का कुल कितना रुपया भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख के क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। अब 5वां भाग देखिए किताब में। 5वां भाग लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए 5वां सवाल कुल मिला करके 5वां लिखा गया है, भिन्न की बात की गई है। तो आप जानते हो भिन्न में क्या होता है, अंश भी होता है, हर भी होता है। अंश लिख लो, माना अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई, ये तो आपने मान लिया। अब आप बताइए भैया, अच्छा भिन्न क्या हो गई, तो भिन्न हमारी हो गई x/y, जिसमें अंश और हर होता है कि नहीं होता है भिन्न में। अब भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ अच्छा ऋण 1/3 भिन्न है कि नहीं, तो नहीं, भिन्न नहीं है ये। 1/3 भिन्न है कि नहीं, हाँ ये भिन्न है। तो भिन्न कभी भी ऋण में नहीं लिखी जाती है, ये ध्यान रहे आपको। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ अच्छा ऋण 2/3 ये भिन्न है कि नहीं, नहीं ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें ऋण लगा हुआ है। ऋण भिन्न ऋण में कभी नहीं होती। अच्छा ध्यान रहेगा। तो भिन्न x/y। अब प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में लिखा गया है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो प्रश्नानुसार x भिन्न है आपके, 2 जोड़ दिया। हर क्या है, y, x आपका अंश है, इसमें 2 जोड़ दिया। हर क्या है, y, इसमें भी 2 जोड़ दिया। तो भिन्न हमारी क्या हो गई, प्रश्न में दिया गया है 9/11 हो गई। ठीक है, तो इससे आपका समीकरण 1 बन जाएगा। x इधर 11 गुणा कर दो तो 11x, 11 दूनी 22, इधर 9y और 9 दूनी
18, इसको इधर ले आइए तो 11x ऋण 9y, ठीक है। 18 इधर चला आएगा तो ये भी ऋण हो जाएगा, तो कुल मिला करके 22 ऋण 18 बराबर 0। तो 11x ऋण 9y धन कितना जाएगा 4 बराबर 0। ये बन गया समीकरण फर्स्ट, ठीक। इसी प्रकार फिर आगे पढ़ लेना, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगी। तो फिर देखिए पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। कुल मिला करके x में क्या जोड़ेंगे आप 3, y में क्या जोड़ेंगे आप 3, कुल मिला के आ गया 5/6, भिन्न ये हो गई, गुणा कर दो तो 6x 6 18 और ये 5y 5 15, इसको इधर ले आइए आप तो 6x माइनस 5y धन 3 बराबर 0। 15 इधर आ जाएगा, 18 से 15 घटा दीजिए आप, ठीक, तो बन जाएगा। समीकरण सेकंड आ गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप हल करके x और y के मान निकाल लीजिएगा, लेकिन जब आप बाद में लिखिएगा उत्तर भिन्न बराबर, है ना। अंश जो आ जाए x का मान वो लिखिए, हर जो आ जाए y का मान वो लिखना, तो इतने बटे इतनी, यही आपका भिन्न बन जाएगी, ठीक। इस प्रकार आपका 5वां भाग भी पूरा हो गया, इसे आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए 6वां भाग। 6वां भाग लिखा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है। तो आप मान लीजिए, माना जैकब की आयु x है और पुत्र की आयु y है। 5 वर्ष बाद आप निकाल ही लोगे, ठीक है, पूर्व भी निकाल लोगे। तो इस सवाल को आप स्वयं करिए। इस प्रकार का सवाल आपको बताया जा चुका है या जानते भी हैं आप पहले से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। इस प्रकार आपकी ये पूरी प्रश्नावली पूरी हो गई। अब आपको हमें क्या बताना है, प्रश्नावली 3.4 आगे, ठीक है। तो आपके पास कार्य बहुत हो गया, इसको ईमानदारी से पूरा कर लीजिएगा। शेष आगे धन्यवाद।